चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में पूरा कंप्लीट आज की क्लास में। प्रकाश क्या होता है, इसकी विशेषताओं के बारे में, और फिर इसके बाद अपवर्तन और सारी चीज़ें न्यूमेरिकल सहित इसका उपयोग सब कुछ हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रकाश। पहली बात तो प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे कहाँ चलता है? सीधी रेखा में चलता है ना। दूसरी बात, परावर्तन की घटना होती है, अपवर्तन की, विचलन की ये घटनाएं होती हैं, है ना। और साथ ही साथ प्रकाश में जो है वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण समझ रहे हैं? प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में व्यक्त हो जाता है। ठीक है, परावर्तन का मतलब आप जान ही रहे हो, आकर के टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस चला जाना, है ना निखिल जी? ठीक है, चलिए। और इसके बाद ये प्रकाश में जो है ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा कहते हैं ना, जिसकी सहायता से, जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश में तरंग और कण दोनों गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तरंग और कण दोनों गुण पाए जाते हैं, और तरंग और कण दोनों के गुण प्रकाश में पाए जाते हैं। और बात करें कि प्रकाश के चलने के लिए हमने शुरुआत में ही बताया माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो बीच में कोई माध्यम है? भाई सुनिए, पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ तो वायु है, वायु में से होकर के आ रहा है प्रकाश हमारे तक ना। लेकिन सूर्य से प्रकाश आ रहा है ना, ध्यान से देखिए। चलिए फिगर के माध्यम से समझिए, ये भूलना नहीं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ये प्रकाश मान लीजिए ये सूर्य हो गया, है ना, और ये हो गई हमारी पृथ्वी। तो सूर्य से प्रकाश जब आएगा, है ना, तो सूर्य के चारों तरफ कुछ दूरी तक, कुछ ही दूरी तक जो है वो वायु है, कुछ ही दूरी तक वायु है, बाकी सब क्या है इधर? निर्वात है। निर्वात मतलब जहाँ कुछ भी नहीं है। तो निर्वात में से होकर के ही तो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचा। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है वो सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक, और कितना होती है? लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बात याद रखिए, निर्वात में चाल प्रकाश की सबसे अधिक होती है। माध्यम जितना सघन होता जाएगा, माध्यम जितना सघन होता जाएगा, प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती जाएगी। बाबू ये जो वीडियो थोड़ा सा लैग कर रहा है ना, वो जल्द ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है आप चिंता मत करिए, क्रम से अच्छे से पढ़ते रहिए। वैसे उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, प्रकाश की ये विशेषताएं हो गई। ठीक, अच्छा एक चीज़ और, प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है, प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है, बता दें, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो होती है वो होती है कितनी? 3900 से 7800 एंगस्ट्राम। कितना? 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होती है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। अच्छा, तरंग दैर्ध्य जानते हैं क्या होती है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है बाबू, ये भी याद रखिए। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और ये तरंगे कौन सी होती हैं? प्रकाश की ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्लियर, भूलना मत। ये प्रकाश जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, ये कौन सी तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अब अनुप्रस्थ तरंगे कैसे होती हैं? इनके चलने की दिशा कंपन की दिशा के लंबवत होती है, इस प्रकार से। अब एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं, हम जानते हैं। एक कंपन पूरा करने में जो दूरी तय करता है ना, उसी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है, तो आप कह सकते हो कि प्रकाश एक कंपन पूरा करने में, क्या करने में? एक कंपन पूरा करने में क्या? चली गई दूरी। एक कंपन पूरा करने में चली गई जो दूरी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं भैया तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक। क्लियर है? बात समझ में आई भाई? राज यादव जी एक बार बताइए बाबू, समझ में आया प्रकाश की विशेषताएं? ठीक है, चलिए अब समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन आप जान ही रहे हो कि जब प्रकाश की किरण, देखिए एक बार कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ ही चुके हो, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे। आप बताइएगा, जहाँ पे डाउट हो बोलिएगा, फिर से समझा देंगे। ठीक है, वैसे सारी चीज़ें निचोड़ के हम बताएंगे, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रह जाएगा। ठीक है, जैसे ये रहा हमारा पालिशदार, चिकनी अथवा पालिशदार सतह पर जब ये प्रकाश की किरण देखिए यूं आती है ना,
और यहाँ से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो ये जो आने वाली किरण है इसको हम कहते हैं क्या, आपतित किरण। इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। और जिस बिंदु पर आकर के टकराती है ये होता है हमारा आपतन बिंदु। ये होता है क्या, आपतन बिंदु। और टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो ये जाने वाली इस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्लियर। और इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर जो लंब खींचते हैं ना इसको हम कहते हैं अभिलंब। इसको क्या कहते हैं, अभिलंब। ठीक। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको हम कहते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको कहते हैं परावर्तन कोण। चलिए यही लिख दे रहे हैं थोड़ा छोटा। ये हो गया हमारा आपतन कोण और इधर हो जाएगा परावर्तन कोण। ये हो गया परावर्तन कोण। तो प्रकाश का परावर्तन समझ में आया। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी अथवा पॉलिशदार सतह पर टकराती है तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। अब इसको हम देखिए इस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, ऐसे। ये जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी अथवा पॉलिशदार सतह पर टकराती तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है। और दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि प्रकाश की किरण का किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है। आप नोट करना चाहें डेफिनेशन तो इस तरीके से नोट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रकाश के परावर्तन का नियम समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम बताएं। देखिए ध्यान से। अभी हमने देखा प्रकाश का परावर्तन ना, इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होती है। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोगों को पता है प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है बाबू, थोड़ा सा वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करिए। ठीक है बाबू, अच्छा लगता है थोड़ा सा, और क्या। ठीक। तो प्रकाश के परावर्तन समझें एक बार फिर से, परावर्तन का नियम है ना। तो इसमें पहला नियम क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। दूसरी बात, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है बाबू। ठीक है, ये लीजिए दिखा दें एक बार फिर से। प्रकाश की किरण देखिए चिकनी सतह है, इस पर ये आने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण, टकराकर पुनः वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। ये जिस बिंदु पर टकराती है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर जो लंब होता है अभिलंब कहलाता है ना। चलिए एक बार नाम फिर से लिख देते हैं सबका। ये है हमारी क्या, याद रखिएगा, आपतित किरण, भूलना नहीं है। और ये वापस जाने वाली किरण ये क्या कहलाती है, परावर्तित किरण। ठीक है। और ये जिस बिंदु पर टकराती इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, है ना। आपतन बिंदु पर जो खींचा गया लंब होता है ये होता है हमारा अभिलंब। ठीक है। अब अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे कहते हैं आपतन कोण। आई, आपतन कोण को आई से दिखाएंगे, है ना। चलिए ये हो गया भाई, नियम याद हो गया। नियम क्या है भाई, बहुत अच्छे, लवली, अति सुंदर। देखिए एक बार फिर से देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बस इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीजें सबको याद है, पता है। अब दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, कुछ परिभाषाएं पहले देख लेते हैं भाई। ये दर्पण जो है ना, ये कांच का खोखला गोला जो होता है, इसी खोखले गोले को काट करके ये बनाया गया है। एक टुकड़ा ले लेंगे और उसी टुकड़े में पॉलिश कर देंगे तो बन जाएगा हमारा दर्पण। ध्यान से देखिएगा, जब ये कांच का छोटा सा टुकड़ा है ना, उभरे हुए तल पर पॉलिश करेंगे तो झुके हुए तल से परावर्तन होगा। उभरे हुए तल पर पॉलिश करेंगे तो झुके हुए तल से परावर्तन होता है। तो यह दर्पण हमारा क्या कहलाता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, इस दर्पण को हम कहते हैं क्या, अवतल दर्पण। इस दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण।
और फिर ये है हमारा क्या, उत्तल दर्पण। अच्छा बाबू, उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग में यदि पालिश झुके हुए तल पर की जाती है, कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग में यदि पालिश झुके हुए तल पर की जाती है तो परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, ये उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, चलिए अब भैया पहली बात हम समझेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है? फोकस बिंदु से होकर के जाती है। कहां से होकर जाती है? फोकस बिंदु से होकर के जाती है। क्लियर है ना? हम्म। चलिए, समांतर आने वाली किरण कहां से जाती है? फोकस से। अच्छा, ये फोकस होकर समझ लीजिए सारे पॉइंट। परावर्तक यहीं से होगा ना, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये गोला जिस गोले से, ये दर्पण जिस गोले से बना उस गोले के केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। जिस गोले से बना है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को हम कहते हैं फोकस बिंदु। ठीक है, क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। अब पहली बात अभी हमने देखा क्या, यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी ना तो कहाँ जाएगी? फोकस बिंदु से होगी जाएगी। ले जाओ इसको फोकस बिंदु से। ठीक है, ये समांतर आएगी तो फोकस बिंदु से होके जाएगी। क्लियर? अच्छा, वही बात यदि उत्तल दर्पण में देखें तो उत्तल दर्पण में भी वही होगा। जैसे अवतल दर्पण में क्या है, समांतर आ रही तो फोकस से जाएगी। चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, दोनों में वही कहानी चलेगी। क्या? समांतर आएगी भैया ना, ये प्रकाश की किरण यदि समांतर आ रही है, चलिए, यदि समांतर आ रही है प्रकाश की किरण तो क्या होगा? ये फोकस बिंदु से होके जाएगी। इसमें फोकस बिंदु दिखा दिया जाए, ये फोकस बिंदु हो गया, तो ये फोकस बिंदु से होके जाएगी। अब देखिए इसको कैसे खींचोगे, यहाँ आपको लगाना होगा स्केल। ठीक है, यहाँ पे लगाइए स्केल ऐसे, ये ठीक है, ऐसे। फिर इसके बाद खींचोगे कैसे? देखिए ये समांतर आ रही तो फोकस के सीध में ऐसे आएगी, लेकिन पॉलिश कर दिया गया तो इधर तो आ नहीं पाएगी, इसी के सीध में वापस लौट जाएगी। इसी के सीध में क्या होगी? वापस लौट जाएगी, ये ऐसे। हम्म, इसी के सीध में ये वापस लौट जाएगी इसे। ठीक, और इसको जो है इधर डॉट लाइन से आगे दिखा दीजिए। ठीक, ऐसे। ठीक है, ये इस प्रकार से इधर जाएगी, ऐसे आएगी। समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, सीधी बात, दोनों में हमने दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं कि यदि फोकस बिंदु से आती तो फिर कहाँ से जाएगी। ठीक है, फोकस बिंदु से आएगी तो फिर कहाँ से जाएगी? ये हो गया हमारा ध्रुव, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र। ध्रुव, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र। ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में ही, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में ही फोकस बिंदु होगा। ठीक है, चलिए अब यदि समांतर आ रही तो फोकस से जा रही थी, यदि फोकस से आएगी ध्यान दीजिएगा तो ये कहाँ से जाएगी? समांतर होके निकल जाएगी ऐसे। इस प्रकार से निकल जाएगी। वैसे ही इसमें अगर दिखाएं हम तो ये फोकस के सीध में, देखिए फिर वही बात करेंगे हम यहाँ पे। फोकस के सीध में यदि आएगी, है ना, यदि प्रकाश की किरण फोकस के सीध में आती है, हाँ तभी तो इसको ऐसे करना है। फोकस के सीध में आएगी बाबू ना, तो ये क्या होगी? समांतर हो जाएगी। फोकस के सीध में आ रही है
तो फिर क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ऐसे इस प्रकार से। यदि फोकस से सीध में आएगी तो समांतर आएगी, हो जाएगी। ठीक है, फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी। समझ में आया भाई? आगे बढ़ें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नेक्स्ट देखिए, दो बातें यहाँ पर हो गई स्पष्ट, क्या कि यदि समांतर आ रही है तो फोकस से, देख रहे हैं, समांतर आ रही तो फोकस के सीध में। दूसरी बात, यदि फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी तो समांतर होके चली जाएगी। ये बातें हैं। अब तीसरी बात, यदि वक्रता केंद्र से होकर के आएगी ना तो वो उसी मार्ग से वापस चली जाती है। ठीक है, जैसे इसमें अगर हम देखें, फोकस ये ध्रुव हो गया, फोकस बिंदु हो गया, अच्छा ये फोकस बिंदु हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। तो वक्रता केंद्र से होकर के अगर आती है प्रकाश की किरण ना, तो बाबू उसी मार्ग से वापस चली जाती है। ठीक है, वक्रता केंद्र से अगर आएगी तो उसी मार्ग से वापस चली जाएगी। ठीक है, हाँ। और वैसे यहाँ भी दिखाया जाए, अगर फोकस बिंदु वक्रता केंद्र, तो फोकस के सीध में यदि आएगी ना, सॉरी, वक्रता केंद्र के सीध में आएगी अगर, तो वो उसी मार्ग से वापस जाएगी, ऐसे। वक्रता केंद्र के सीध में इस तरीके से अगर आ रही है तो कैसे जाएगी, ऐसे आ रही है ना, तो यहीं से लौट जाएगी, इस प्रकार से। बात समझ में आई? इसको आप बढ़ाना चाहें तो डॉट लाइन से इधर भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रतिबिंब बनाने के नियम हम फटाफट जो है अप्लाई करके प्रतिबिंब बनाते हैं। पहले उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब तब बनाएंगे जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, वस्तु जब अनंत पर हो, ध्यान से देखिएगा। आज के बाद यदि आपने व्यवस्था अच्छे से देख लिया ना, ध्यान से समझ लिया, थोड़ा सा भी ध्यान लगा दिया, तो ये सारे नियम आपके बहुत ही आसानी से स्पष्ट हो जाएंगे। देखिए, पहली बात क्या है कि यदि फोकस से आ रही है प्रकाश की किरण, कहाँ से आ रही है, फोकस के सीध में आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक, दूसरी बात, यदि खींचे हम वक्रता केंद्र के सीध में आएगी, ये इसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, वक्रता केंद्र के सीध में आएगी तो क्या होगा, वापस चली जाएगी। देखिए, फोकस से आ रही थी, समांतर हो गई, वक्रता केंद्र से आएगी तो वापस चली जाएगी। अब परावर्तन के बाद दोनों किरणें जहां मिलेंगी प्रतिबिंब वहीं बनेगा। ये फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब बन जाएगा हमारा। कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। ठीक है, फोकस पर, बिल्कुल फोकल बिंदु पर बनेगा ये प्रतिबिंब। और ये कैसा बनेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा हमारा वास्तविक, उल्टा और छोटा। ठीक है, कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब ये हमारा बन जाएगा। बात समझ में आई? ये फोकस बिंदु पर बनता है, वास्तविक, उल्टा और अत्यंत छोटा बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी स्थिति, जब वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो तब क्या कहानी चलेगी, फटाफट देखें। ये ध्रुव फोकस बिंदु हो गया, ध्रुव हो गया, फोकस बिंदु हो गया, वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखेंगे, फटाफट प्रतिबिंब बनाइए। तो ये देखिए, समांतर आ रही तो कहाँ से जाएगी, फोकस से, और फोकस वाली जाएगी समांतर, ये गई। ठीक है, बस इतनी बात थी कि ये देखिए, समांतर आ रही थी, फोकस से गई, और यदि फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी, और दोनों जहां मिलेंगी प्रतिबिंब वहीं बन जाएगा। अब कैसा बना है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना है। हाँ, बहुत बढ़िया, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना। और कैसा बना है, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। अब देखिए, ये तो प्रकाश की किरण वास्तव में आकर के मिल रही ना, तो वास्तविक होगा। और जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उल्टा भी होगा, और छोटा बड़ा तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। कहाँ पे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। कैसा, वास्तविक, उल्टा और छोटा, वास्तविक, उल्टा और छोटा, ये प्रतिबिंब हमारा बन गया। ठीक है, क्या हुआ, ये फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब ये बन गया हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे, देखिए ये हो गया हमारा ध्रुव, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कैसे, ये समांतर आएगी तो जाएगी कहाँ से, फोकस से, और फोकस से आएगी तो समांतर होके जाएगी भैया। ठीक है, क्या होगा, समांतर होके जाएगी।
फोकस से होके आएगी, क्या होगा, ये समांतर होके जाएगी। ठीक है, और ये बनेगा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही, वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बन जाएगा। देखिए समांतर आ रही, फोकस से जा रही, फोकस से आ रही तो समांतर जा रही है, ये बस। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया सी पर बनेगा, बिल्कुल बहुत अच्छे। ये वस्तु के आकार का बनेगा, और कैसा, वस्तु के आकार का वास्तविक उल्टा, है ना, वास्तविक और उल्टा वक्रता केंद्र पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर यानी सी पर बनेगा, वास्तविक उल्टा और समान आकार का, वस्तु के समान आकार का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग समझते हैं ये, जब यहाँ पे हम देखेंगे, ये हो गया हमारा ध्रुव, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु होती है ये, ठीक है, तो कैसे बनता है, कहाँ बनता है, ध्यान से देखिएगा। समांतर आएगी किरण, कहाँ जाएगी, फोकस से होके जाएगी, और यदि यहीं फोकस से होके आ रही है तो समांतर हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी, समांतर हो जाएगी, और ये प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, वस्तु से बड़ा। ठीक है, ये देखें, समांतर आ रही तो फोकस से जाएगी, और फोकस से आ रही तो फिर समांतर होके जाएगी, और ये प्रतिबिंब कैसा बन गया, वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बन गया ये हमारा। ठीक है, कैसा बन गया, वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बन गया, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जब वस्तु फोकस पर हो, ये लीजिए, ध्रुव हो गया, फोकस बिंदु हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, फोकस बिंदु पर वस्तु रखते हैं। समझ में आ रही चीजें, एक बार बताइए जल्दी से, समझ में आ रहा है भाई, ठीक है ना। ये कैसे, ये समांतर यदि आएगी प्रकाश की किरण ना, तो कहाँ जाएगी, फोकस से ले जाओ। ठीक है, और यदि वक्रता केंद्र के सीध में आएगी तो ये ऐसे ही निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही निकल जाएगी, ये समांतर आ रही, फोकस से जाएगी, फोकस वक्रता केंद्र से आ रही तो वहीं से वापस लौट जाएगी, तो ये समांतर, ये अनंत पर बनेगा। तो जब तक वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर होती है तो छोटा बनता है, वक्रता केंद्र पर आ गई तो वस्तु के आकार का बन जाएगा, वक्रता केंद्र से नजदीक ले आओगे तो बड़ा बनेगा, वक्रता केंद्र से नजदीक वस्तु को ले आओगे तो इसका प्रतिबिंब दूर बनेगा और बड़ा बनेगा। हाँ, तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा, और कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, इस बात को अगर देखें हम तो ऐसे लिखेंगे, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक उल्टा और अत्यंत बड़ा बनता है। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं इसके बाद इसकी छठवीं स्थिति, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला, ये ध्रुव हो गया, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, तो ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखें। अब फिर वही बात, क्या, कि समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, ये गई। ठीक है, और यदि वक्रता केंद्र के सीध में लेके आए इसको हम, है ना, तो इधर तो मिलेगी नहीं, इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा पीछे की ओर, ऐसे, ऐसे कुछ। ठीक है, और ये प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे बन जाएगा, कैसा, आभासी। वास्तव में तो इधर आ नहीं, आएगी नहीं, पॉलिश किया गया है, तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। क्या ये समझ में आया भाई, समांतर आ रही तो देखिए फोकस से जा रही है, और वक्रता केंद्र वाली उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। अब इधर बढ़ाओगे तो भैया ये तो दूर हटती जा रही है ना, तो इधर तो मिलने का चांस है नहीं, इधर तो मिलेगी ही नहीं, इसलिए पीछे बढ़ाना पड़ेगा, और पीछे जब बढ़ाएंगे तो ये बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा, और कैसा होगा, आभासी होगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे आभासी और बड़ा प्रतिबिंब ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, इस बात को आप, इसका नेचर यानी प्रकृति नीचे लिख दी है हमने, क्या, दर्पण के पीछे बनता है, आभासी सीधा और बड़ा बनता है। हाँ बहुत बढ़िया, सीधा बनेगा बिल्कुल, क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, इसमें दो स्थितियां हैं। जब वस्तु अनंत पर होती है, जब वस्तु कहाँ पे होती है, अनंत पर होती है, अनंत पर होती है, तो ये प्रकाश की किरण जो भैया समांतर आएगी अगर, तो कहाँ जाएगी बताइए आप, समांतर आएगी तो कहाँ जाएगी। ये उत्तल दर्पण का काम क्या है, प्रकाश की किरण को फैला देता है भैया, दूर कर देता है, ये लो,
दूर कर दिया ऐसे, ठीक है। और कैसे दूर करेगा, समांतर आएगी तो फोकस से होके जाएगी, कहाँ जाएगी, फोकस से होके जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हमको लगाना होगा स्केल। और स्केल को कैसे रखेंगे, स्केल मतलब समझ रहे हो ना भाई, ये स्केल ऐसे ही रखेंगे तो ये फोकस के सीध में आएगी, है ना। तो इसलिए इसको आपको ऐसे दिखाना होगा, ये फोकस के सीध में ऐसे आ रही है और पीछे इधर आपको डॉट लाइन से दिखा देना है, ठीक है। वही काम यहाँ नीचे भी कर लीजिए, स्केल को उठाइए और इसको ऐसे रख दीजिए भैया, स्केल को इस तरीके से रख देंगे, ठीक है। ये ये हमारी स्केल हो गई। हाँ, अब ये फोकस के सीध में जाएगा, ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से निकल जाएगी और डॉट लाइन से इधर से बढ़ा दीजिए इसको। कोई दिक्कत, डाउट जरा सा भी हो बताइएगा। ये देखिए समांतर आ रही तो फोकस के सीध में जाएगी, ये भी देखिए समांतर आ रही फोकस के सीध में जाएगी। तो कहाँ पे मिल रही, फोकस बिंदु पर। और जब फोकस बिंदु पर मिलेगी तो क्या होगा, अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा। और वास्तव में तो इधर आ नहीं रही है, आभासी होगा। फोकस बिंदु पर ये आभासी प्रतिबिंब हमारा बन जाएगा, बन जाएगा, क्या बन गया, क्लियर है। फोकस बिंदु पर आभासी सीधा और अत्यंत छोटा बनेगा। एक स्थिति ये हो गई। दूसरी स्थिति, अनंत पर ना हो करके यहीं कहीं भी हो, जहां भी हो वो दिख रहा हो। और यदि वस्तु दिख रहा हो, सामने रखा हो, तब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, तब वो फोकस और दर्पण के बीच में बनता है। कैसे बनता है देखते हैं, ठीक है। जब वक्रता केंद्र और फोकस अनंत के बीच में कहीं भी हो, कहीं भी हो, ठीक है। ये लीजिए, ये हो गया हमारा फोकस बिंदु, थोड़ा सा दूर बनाइए, फोकस बिंदु। और ये हो गया वक्रता केंद्र। सामने वस्तु कहीं भी रखी है, सामने वस्तु कहीं भी रखी है, ठीक है, अनंत पर नहीं, अनंत के अलावा। तो इसमें भी वही स्थिति आएगी, समांतर आएगी तो फोकस के सीध में जाएगी। लो भैया लगाओ स्केल समझ, ये फटाक से लगाएंगे यहाँ पे स्केल, ये लगा दिया, है ना। ये कहाँ जाएगी, फोकस के सीध में। चल, ये फोकस के सीध में जाएगी। तो इसको हम दिखाएंगे कैसे, ऐसे देखिए, ये फोकस के सीध में इधर वापस चली जाएगी, इसको डॉट लाइन से आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। ये हो गई, ये ऐसे समांतर आएगी, फोकस के सीध में निकल जाएगी। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात, यदि वक्रता केंद्र के सीध में आएगी तो आपको स्केल ऐसे लगाना पड़ेगा। यहाँ एक तो यहाँ वक्रता केंद्र पर रखिए, दूसरा सिरा जो है उधर जहाँ वस्तु है वहाँ रखेंगे, ठीक है, ऐसे रख लेना है। अब यदि वक्रता केंद्र के सीध में ये आएगी ना, देखिए, ओ, ये ऐसे, तो ये देखिए ऐसे आ रही है, तो इधर पीछे डॉट लाइन से आपको खींचना पड़ेगा, ऐसे, ठीक। अच्छा, एक बार देख लीजिए फिर से। समांतर आ रही तो फोकस के सीध में जा रही, देखिए समांतर आ रही तो फोकस के सीध में निकल गई, और वक्रता केंद्र से आएगी तो उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। अब दोनों किरणें कहाँ मिल रही हैं, यहाँ मिल रही हैं, देख रहे हैं दोनों किरणें कहाँ मिल रही हैं, फोकस और दर्पण के बीच में। फोकस और दर्पण के बीच में सीधा बनेगा तो आभासी भी बनेगा, ठीक है, ठीक है। समझ में आया भाई, विजय जी समझ में आ रहा है बाबू। हाँ, तो ये कैसा बनेगा, वास्तव में तो इधर आ नहीं रही है तो आभासी। तो जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो वो सीधा होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, हमेशा आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, क्लियर है। तो ये इसमें आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। ये प्रकृति यहाँ पे लिख दे रहे हैं। दर्पण के पीछे फो फोकस और वक्रता केंद्र के, फोकस और है, वक्रता केंद्र के बीच में नहीं, फोकस और दर्पण के बीच में, सॉरी, फोकस और दर्पण के बीच में, ठीक है, फोकस और दर्पण के बीच में आभासी सीधा और छोटा बनेगा। समझ में आया,
चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल से पहले सारे नियम फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। फार्मूला पहला कौन सा लगेगा इसमें? 1/F बराबर 1/V और प्लस 1/U। पहला फार्मूला ये हो गया। दूसरा, यम बराबर होता है I/O और यही बराबर -V/U, ठीक है। ये हो गया हमारा फार्मूला। पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक, दूसरा फार्मूला ये हो गया। ये दो फार्मूला चाहिए, एक और लगेगा। F बराबर R/2, ठीक है। एक और ये लग जाएगा F बराबर R/2, ठीक। ये तीन छोटे छोटे फार्मूले हैं जो इसमें यूज होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए u का मान, u क्या है इसमें? वस्तु की दूरी, सबको पता है। u क्या है? वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी ये निगेटिव, ये जो है धनात्मक होती है कि ऋणात्मक, आप बताएंगे जल्दी से। u और v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। v जो है, चलिए यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। v प्रतिबिंब की दूरी। I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। ला लिख दें, समझ लीजिएगा लंबाई है, ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई। यम क्या है? रेखीय आवर्धन, या आवर्धन ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। यम क्या है? आवर्धन। आवर्धन मतलब कितने गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, आवर्धन, ठीक है। इन तीनों के लिए एक ही प्रकार से चिन्ह प्रयोग करते हैं। बहुत बढ़िया, ऋणात्मक होगा बिल्कुल। चलिए माइनस चिन्ह लगा दे रहे हैं, ये ऋणात्मक होगा। और इसके लिए बाबू दो कंडीशन है, ठीक है। दो कंडीशन है। पहला क्या है कि जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा ना तो वो उल्टा होगा। अभी तक हमने देख लिया है, वास्तविक होगा तो हमेशा उल्टा होगा और सामने भी होगा। वास्तविक उल्टा और सामने होगा। और जब भी प्रतिबिंब आभासी बनेगा ना, आभासी प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो वो सीधा होगा, ठीक। और दर्पण में बन रहा है तो वो पीछे होगा, ठीक। ये बात है। तो सामने बनेगा इसलिए ये होगा ऋणात्मक और ये होगा धनात्मक। इन सभी के लिए भैया चिन्ह ऐसे ही लगता है। वास्तविक होगा तो उल्टा भी होगा और सामने भी होगा। और इस कंडीशन में यम, आई और वी, इन तीनों का मान आप लिखोगे ऋणात्मक। ऐसे किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है। ये एकदम आसान ट्रिक। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की लंबाई, आवर्धन, ये सभी ऋणात्मक कब होंगे? जब वास्तविक उल्टा और सामने बनेगा। और जब आभासी सीधा और पीछे बनेगा तो धनात्मक होगा इन सब का मान, ठीक। चलिए इसके बाद अगला आपका आता है यफ, ठीक है। यफ यानी फोकस दूरी। यफ का मान कब धन होता है? उत्तल और अवतल, ठीक है। उत्तल के लिए ये जो है क्या होता है? धनात्मक होता है। और अवतल के लिए ऋणात्मक होता है। उत्तल के लिए धनात्मक होता है, अवतल के लिए ऋणात्मक होता है। वस्तु की दूरी तो हमेशा ऋणात्मक होती है। क्लियर है? बात समझ में आई? इतना इतना समझ में आया? एक बार जल्दी से बताइए। ये वीडियो लैग कर रहा है यार, कोई बात नहीं। हम्म, चलिए बढ़िया है। अब न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए। चलिए पहला क्वेश्चन ये लेते हैं हम। कह रहे 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी दूरी पर 2 सेमी लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा देखते हैं। 15 सेमी फोकस दूरी, तो फोकस दूरी दिया यानी एफ बराबर आपको लिखना पड़ेगा 15 सेमी। एफ बराबर हो गया 15 सेमी। फिर आगे क्या कह रहे हैं? 30 सेमी दूरी पर रखा है,
तो वस्तु की दूरी कह रहे हैं 30 सेमी। तो वस्तु की दूरी तो हमेशा ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक रख दीजिए। ये अवतल दर्पण है इसलिए एफ का मान भी ऋणात्मक लिखोगे। 2 सेमी लंबी वस्तु है, वस्तु की लंबाई ओ बराबर 2 सेमी। तो वस्तु जो है वो हमेशा धनात्मक ही लिखना, ठीक है, क्योंकि वस्तु हमेशा जो है वो सीधे होती है। जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हो ना अपना हेयर स्टाइल सही करने के लिए, तो क्या आपका पैर ऊपर होता है? नहीं ना, सिर ऊपर होता, मतलब सीधे खड़े रहते हो। तो वस्तु तो हमेशा सीधी ही रहेगी, जैसी भी है वो सीधी रहेगी। तो इसलिए ओ की वैल्यू जो है वो धनात्मक हम लिखेंगे। अब बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति यानी v का मान निकालना है और प्रतिबिंब का आकार यानी प्रतिबिंब की लंबाई I निकालना है। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। अब वैल्यू रखिए, f की जगह 15 लिखेंगे और v की जगह आपको निकालना है प्लस 1/u। u का मान कितना है? -30 रख दीजिए भाई। ये माइनस में 1/30 है ना, इसको इधर ले आएंगे प्लस बन जाएगा 1/15 धन 1/30 बराबर 1/v बन गया। तो 30 यहाँ से एलसीएम लेंगे, 15 दूनी 30 बार गया और 30 एकम 30 एक बार गया बराबर 1/v। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है का और डिटेल बताना है? अच्छा, 30 सेंटीमीटर कैसे आ गया भाई? अच्छा, ये अवतल दर्पण सही है। एफ की वैल्यू माइनस में है, यहाँ माइनस तो लिखेंगे ही, ये माइनस में आएगा। अब ये आएगा -1/30 बराबर 1/v। तो ये हमारा बन गया v बराबर कितना बन जाएगा? -30। ठीक है, ये आ गया -30 सेंटीमीटर, v की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब क्या करें भाई, v की वैल्यू तो मिल गई और i भी निकालना, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे यम वाला। यम बराबर I/O और यही बराबर -v/u। अब वैल्यू रखिए, आई तो पता करना है, ओ कितना है, वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर रख दो, ये वाला माइनस लगाओ। वी की वैल्यू आ गई हमारी -30 और फिर यू की वैल्यू कितनी है? ये भी -30 है। अभी देखिए -30 कट जाएगा और इधर गुणा हो जाएगा, आई बराबर एक माइनस तो बच ही गया है, -2 सेंटीमीटर। आई का मान माइनस में आया, इसका मतलब उल्टा बनेगा, और जब उल्टा बनेगा तो वास्तविक होगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा ये। ठीक है, समझ में आया भाई? हाँ बाबू, थोड़ा सा ये जो है प्रॉब्लम है, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, ये जल्द ही सही हो जाएगी, कल तक सही हो जाना चाहिए। ठीक है, वैसे समझोगे तो समझ में आएगा बाबू। ऑडियो तो क्लियर आ रहा है ना, वीडियो में थोड़ा सा लैग कर रहा है, कोई बात नहीं, उसको सही कर लेंगे। ठीक है, 2 सेंटीमीटर लंबी प्रतिबिंब बनेगी। अच्छा, किरण आरेख यदि खींच करके देखें इसमें हम, क्या किरण आरेख यदि इसका खींचें तो कैसे बनेगा? चलिए देखते हैं, किरण आरेख खींच करके। ठीक, ये क्या है? अवतल दर्पण। ये है हमारा अवतल दर्पण। ये हो गया, ये हो गया ध्रुव, इधर हो जाएगा फोकस बिंदु, इधर हो जाएगा वक्रता केंद्र। तो वस्तु को कहाँ रखना है? फोकस बिंदु दूरी कितनी है? चलिए सभी दूरियों को यहाँ पे लिख दे रहे हैं। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो वक्रता केंद्र की दूरी कितनी हो जाएगी? 15 दूनी 30 हो जाएगी। और वस्तु भी रखा गया 30 सेंटीमीटर दूरी पर, वस्तु को भी रखे हैं 30 सेंटीमीटर दूरी पर, तो रख दो यहीं पे। ठीक, अब बनाएंगे हम प्रतिबिंब। कैसे? समांतर यदि आ रही तो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी, ये गई। और यदि फोकस से आएगी तो समांतर होके जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देख रहे हैं, समांतर आ रही तो फोकस से जा रही, फोकस से आ रही तो समांतर जा रही। ये प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, यानी 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। देखिए प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना? 30 सेंटीमीटर दूरी पर। और ऋणात्मक आया, हमने बताया ना कि ऋणात्मक आएगा, इसका मतलब उल्टा बनेगा। वॉइस भी नहीं आ रही है क्या यार बाबू? ऐसा है, वॉइस नहीं आ रही है ना जी ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही है भैया।
बोलिए ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं भाई, है ना। कह रहे 5 सेमी लंबाई की कोई बिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर। हम्म। एक बार बताइए जल्दी से, वॉइस तो आ रही ना क्लियर। 5 सेंटीमीटर लंबी कोई बिंब, बिंब मतलब वस्तु। 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु, वस्तु की लंबाई ओ बराबर कहा जा रहा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ बराबर 5 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या कह रहे हैं, 30 सेमी वक्रता त्रिज्या, यानी आर बराबर कह रहे हैं 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है कि किसी उत्तल दर्पण। चलिए यफ की वैल्यू यहीं निकाल लेते हैं, यफ बराबर R/2। और ये आर का मान आप 30 रखोगे, 30/2, 30 काट दीजिए, 15 आ गया। तो यफ की वैल्यू आ गई हमारा 15 सेंटीमीटर। इतना हो गया। फिर आगे कह रहे हैं 30 सेमी दूरी पर, 20 सेमी दूरी पर सामने रखी है, तो यू बराबर आपको लिखना पड़ेगा -20 सेमी। ठीक है। फिर कह रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। हाँ, वी का मान निकालना है और प्रतिबिंब का आकार आई का मान निकालना है। चलिए याद करके देखते हैं। ये फार्मूला लगेगा कौन सा, 1/F बराबर 1/V और प्लस में 1/U। यहाँ पे रखिए वैल्यू यफ की जगह। ठीक है, ओके, आ गई, बढ़िया। तो यफ की वैल्यू कितना भाई, 15 सेंटीमीटर। वी, बाबू आप लोग ना थोड़ा सा शेयर वेयर किया करिए यार, लाइक वाइक कर दीजिए, ठीक है। बहुत कम लोग जुड़ते हैं, चलिए कोई बात नहीं, ये सिस्टम सही हो जाएगा, फिर सब लोग आ जाएंगे, है ना। लेकिन पढ़ाई जो है आपको बंद नहीं करनी है, रेगुलर अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। ठीक। चलिए, वी की जगह अब वी हमको निकालना, +1/U। यू की जगह क्या कहाँ है, वस्तु की दूरी जो है -20 है। ठीक है, उत्तल दर्पण इसको इधर करिए, 1/15 धन 1/20 बराबर आएगा 1/20। तो इसका एलसीएम लोगे कितना, 15 का पहाड़ा पढ़ो, 15 दूनी 30, 15 तियां 45, 15 चौके 60। अब 60 वो संख्या जो 20 से भी कट जाएगी, इसलिए इसका एलसीएम 60 आएगा। 15 का पहाड़ा पढ़ लो या फिर 20 का पहाड़ा पढ़ लो, ठीक है। तो ये आएगा 60 और 15 चौके 60 और ये 20 तियां 60, ये 1/20। तो ये आएगा बाबू 7/60, है ना। ये वी की वैल्यू आ गई 60/7। और इसको काटोगे, 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, कितना बार जाएगा, 7 से भाग दीजिए, 7 × 8 = 56 और ये बचा 4 ना, दशमलव बढ़ाओगे 0, 7 × 4 = 7, 5 × 5 = 35, ये 8.5 ऐसा कुछ। किरण आरेख खींच के देखें। चलिए यम की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं ना। ये समझ में नहीं आया क्या बाबू, ठीक है। हाँ, प्रवेश गुप्ता जी समझ में आ रहा है बाबू। वी की वैल्यू इतना 60 कैसे आ रहा है, आई की वैल्यू 15। चलिए देखते हैं, यम बराबर I/O बराबर -V/U। देखिए आई तो निकालना है, ओ कितना है भैया, वस्तु की लंबाई 5 सेमी है, माइनस लगाइए, वी की वैल्यू जो है हम लिख दे रहे हैं 60/7, और बटे यू की जगह कितना है, यू -20। अब देखिए 20 तियां 60 और ये माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, तो बच गया I/5 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3/7। तो ये आएगा 7I बराबर 15, 5 तियां 15। तो आई बराबर आ गया 15/7, 7 दूनी 14, 2.1 ऐसा कुछ। देखिए किरण आरेख अगर खींचेंगे हम, तो देखिए हमेशा प्रतिबिंब बाबू ना इसमें जितनी फोकस दूरी होती है, ध्यान से देखिएगा, फोकस दूरी जितनी होती है, प्रतिबिंब की दूरी हमेशा इससे कम ही आएगी। क्लियर है लवली, ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए एक एक। हमेशा देखिए अगर उत्तल दर्पण है ना, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा फोकस बिंदु और दर्पण के बीच बनता है।
फोकस बिंदु और दर्पण के बीच में बनता है। तो इसलिए फोकस दूरी जितनी होगी प्रतिबिंब की दूरी उससे कम ही आएगी। बात समझ में आई? हाँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, उत्तल दर्पण यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए एफ और ये रहा सी, तो सामने वस्तु को रख दे रहे हैं। अब किरण आरेख खींचते हैं फटाफट। तो ये समांतर यदि आएगी तो फोकस के सीध में जाएगी, इसको डॉट लाइन से दिखा दो इसे, और इस प्रकार से आएगी, डॉट लाइन से यहाँ कर लो। ठीक, तो इसमें प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा? फोकस और दर्पण के बीच में। देख रहे हैं फोकस दूरी कितनी है? फोकस दूरी है 15, फोकस दूरी है 15, और ये बना है 8.5 सेंटीमीटर दूरी पर। हमेशा फोकस दूरी से छोटी ही रहेगी। आया ना? चलिए बहुत बढ़िया। ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये तीसरा, 3 सेमी लंबाई की कोई बिंब 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 10 सेमी दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 3 सेमी लंबाई की कोई बिंब है, तो वस्तु की लंबाई ओ बराबर कह रहे हैं 3 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है। तो आर की वैल्यू आपको 30 रखनी होगी, और जब आर की वैल्यू 30 हो गई तो यफ बराबर हो जाएगा r/2, यानी 30/2। तो आ गया कितना? 15। तो यदि उत्तल होगा तो प्लस लिखेंगे, अवतल होगा तो माइनस लिखेंगे। क्या है? उत्तल है तो प्लस कर लो। 10 सेमी दूरी पर रखा गया है, तो u बराबर आपको लिखना है -10 सेमी। वही प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार ज्ञात करना है। तो फटाफट सॉल्व करते हैं। ठीक, कैसे? 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। तो 1/f की जगह आपको लिखना है 15, और v तो पता करना है, u कितना है? -10। अब ये -10 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, 15 धन 1/v। तो 15, देखिए 15 और 10 का एलसीएम लोगे कैसे? कैसे लोगे भैया? 15 और 10, चाहे 10 का पहाड़ा पढ़ लो चाहे 15 का। अगर 10 का पढ़ोगे तो 10 दूना 20। अब ये 20 जो है 15 से तो कटेगा नहीं, और पढ़ो 10 तियाँ 30। 10 का पहाड़ा पढ़ रहे हो, 10 दूना 10 तियाँ 30। अब 30 वो संख्या है जो 15 से कट जाएगी, इसका मतलब 30 एलसीएम हो गया इसका। ठीक, 10 का पहाड़ा पढ़ लो या फिर 15 का पढ़ लो। 15 का पढ़ना है तो पढ़ लो, 15 दूनी 30 वो संख्या आ गई जो 10 से कट जाएगी, इसका मतलब एलसीएम 30 होगा। ये ट्रिक ना आसानी से ऐसे लगाओगे। ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा, इसको सॉल्व कर रहे हो, अति सुंदर। 15 दूनी 30 और 10 तियाँ 30, क्या बात है? 1/v, ये आ गया हमारा 5/30। वाह क्या बात है, किसी ने सॉल्व कर लिया। 5 6 30, तो v का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, लवली, अति सुंदर, बिल्कुल सही जवाब, 6 सेंटीमीटर। बहुत पहले लगा लिया आपने। अब इसके बाद क्या करेंगे? कमेंट तो तुरंत आ रहा है यार। अब चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई भी निकालते हैं। यम बराबर I/O, और फिर लिखोगे -v/u। प्रतिबिंब की लंबाई निकालना, निकालिए। ओ वस्तु की लंबाई कितनी? 3 सेमी रख दो, और -v की जगह कितना लिखोगे? ये वाला। क्या ये माइनस में आया? नहीं, प्लस में आया। तो 6 लिखिए बटे u। u कहाँ गया? -10 लिख लो। तो इसको 2 से काट दो ना, 2 तियाँ 6, 2 पच्चे 10। अब देखिए क्या आया? I/3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बचा 3/5। तो आई का गुणा 5 में करोगे 5i, और 3 का गुणा 3 में 9। तो i बराबर आएगा आपका 9/5। अब भाग दोगे तो 5 1 5, 5 4 9, तो 5 8 40, 1.8 आएगा। ठीक है, 1.8 आएगा v की। बहुत बढ़िया। किरण आरेख यदि खींचना तो खींच लो भैया। ये हमारा आएगा उत्तल दर्पण, ये आ गया उत्तल दर्पण, ये लगाओ, पॉलिश लगा दो। ठीक है, और फिर इसके बाद इसमें हम दिख दे रहे हैं ये फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, सामने ये हो गई वस्तु। अब इसमें किरण आरेख खींचते हैं। कैसे? समांतर आएगी, ठीक, वैसे ही पेन से ही खींच दे रहे हैं। समांतर आएगी, फोकस के सीध में जाएगी, इसको डॉट लाइन से इधर बढ़ा दो। वक्रता केंद्र के सीध में आ रही तो वहीं से वापस चली जाएगी।
ऐसे ये बन जाएगा प्रतिबिंब। तो फोकस दूरी है 15 और वस्तु की दूरी कितनी है, प्रतिबिंब की दूरी 6 सेंटीमीटर। देखिए हमेशा v का मान उत्तल दर्पण के लिए f से कम ही आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, बहुत बढ़िया। 5/9/5। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। कह रहे हैं 3 सेमी लंबाई की कोई बिंब 30 सेमी, वही फिर से आ गया क्या, अच्छा नहीं ये अवतल दर्पण है। ये वाला सवाल आप लगाइए जल्दी से। ओ बराबर आपको लिखना है 3 सेमी। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लगा के बताएं जल्दी से। तो वस्तु की लंबाई हो गई 30 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर सॉरी, 3 सेंटीमीटर, और 30 सेमी वक्रता त्रिज्या है। आर बराबर आपको लिखना है 30 सेंटीमीटर। तो यफ बराबर आएगा r/2। तो यफ का मान हो जाएगा 30/2, यानी कटेगा ये आएगा 15। तो यफ का मान तो हो गया 15। अब अवतल है तो इसलिए माइनस करना पड़ेगा, -15। 10 सेमी दूरी पर वस्तु रखी, u बराबर आपको लिखना है -10 सेमी। चलिए प्रतिबिंब की स्थिति ना v और i का मान आप निकाल के बताएं जल्दी से। ठीक है, लगाओगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। फटाफट लगाइए, सॉल्व करके बताइए कि कितना आता है इसमें। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करके आप लोग बताएंगे जल्दी से। चलिए हम भी करते हैं। 1/f की जगह लिखना -15, है ना, और v ऐसे ही लिख लो, प्लस 1/u। u कहाँ गया, u आ गया हमारा -10। इसको इधर ले आओगे प्लस बन जाएगा 1/10, और ये माइनस में 1/15 है ही। अब इसको सॉल्व करिए, 15 और 10 का 30 हो जाएगा, 10×3 = 30, 15×2 = 30, 1/v। ये आ गया 1/30 बराबर 1/v। तो v का मान आ गया 30। ठीक है, 30 आ गया। और यदि यम की वैल्यू निकालनी है, मतलब आई की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आएगा, यम बराबर I/O बराबर v/u। माइनस में करिए, आई तो पता करना है, वस्तु की लंबाई 3 सेमी, माइनस लिखिए, v की जगह आपको 30 लिखना है, u की जगह कितना लिखना है, -10 लिखना है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 ये 3 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा। तो I बराबर 3×3 = 9 हो गया, 9 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनेगा। किरण आ रहे, खींचना खींच लो। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। ठीक, ये हो गया अवतल दर्पण, ध्रुव, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र। तो फोकस बिंदु कितना है यहाँ पे, 15, ये 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30। और सामने वस्तु को कहाँ रखें, वस्तु है 10 सेमी, देख रहे हैं, तो 15 से कम है, तो यहाँ कहीं वस्तु रखेंगे। ठीक, अब किरण आरेख खींचा जाए। यदि समांतर आ रही तो फोकस से जाएगी, वक्रता केंद्र से आ रही है तो वापस लौट जाएगी, इसको पीछे बढ़ाना होगा डॉट लाइन से। ये बन जाएगा यहाँ पे प्रतिबिंब हमारा, यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। अब कैसा बना देख रहे हैं, वस्तु से बड़ा बना। वस्तु कितनी बड़ी है, 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, देख पा रहे, 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, और प्रतिबिंब बना है 9 सेंटीमीटर, देख लीजिए बड़ा बना है। और ये बड़ा बनेगा, और देखिए धन में आया ना, सीधा बना है, आई का मान धन में आया है, तो जब भी सीधा बनेगा तो वो धनात्मक आएगा। बहुत बढ़िया, 9 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की लंबाई। वाह भाई वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। करें, एक मोटरसाइकिल के पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। ठीक है, क्या, एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर वक्रता त्रिज्या। चलिए फटाफट सॉल्व करिए। वक्रता त्रिज्या मतलब आर, समझते हैं ना, वक्रता त्रिज्या का मतलब आर।
आर बराबर 5 मीटर। 5 मीटर वक्रता त्रिज्या। अच्छा, वक्रता त्रिज्या दिया है तो फोकस दूरी निकाल लो, एफ बराबर आर बटे 2 करके। तो एफ बराबर ये आएगा 5/2 मीटर। ठीक। और साइकिल के पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। माइनस में आएगा। क्या माइनस में आएगा? क्या माइनस में आएगा बाबू? देखिए, सीधा बना है इसलिए प्लस में होगा। यदि सामने प्रतिबिंब बना होता तो v का मान ऋणात्मक आता। पीछे बना है इसलिए धनात्मक आएगा। ठीक है ना? लवली, समझ में आया? हाँ। पीछे बनेगा, देखिए जब सामने बनेगा, सामने बनता, देखिए सामने बनता है तो ऋणात्मक होता है, पीछे जो होता है वो धनात्मक होता है, तो ये धन में आया देखिए v का मान। और जब उल्टा बनेगा तो i का मान ऋणात्मक आएगा। देखिए शुरुआत में ही हमने बताया ये। देखिए वी आई और यम का मान यदि सामने बनेगा तो ऋणात्मक होगा, और जब भी पीछे बनेगा तो धनात्मक होगा। वी आई और यम तीनों का मान, वी और आई का और यम का मान, तीनों का मान ऋणात्मक होगा। कब? जब वो सामने बनेगा। समझ में आया भाई? ठीक है ना? ओके। ये लीजिए, इसको सॉल्व करिए। उत्तल दर्पण लगा है क्या? एक मोटरसाइकिल के पीछे का दृश्य देखने के लिए। देखिए मोटरसाइकिल जो है, साइड वाला जो मिरर होता है ना, साइड वाला जो मिरर होता है, इससे पीछे के दृश्य देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है, ये क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। और इस उत्तल दर्पण, ये चाहिए उत्तल दर्पण ही क्यों लगा होता है? क्योंकि इसमें प्रतिबिंब कितना भी बड़ा हो, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब ओए होए, क्या बात है। चलो, दर पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर, देखिए अब जो जो पीछे की ओर आ रही मोटरसाइकिल, पीछे वाली अवतल दर्पण है इसलिए माइनस में होगा। वाह भाई वाह, गजब, बहुत अच्छे। हाँ, अवतल दर्पण है तो माइनस में होगा। सॉरी। अच्छा, अवतल दर्पण है तो माइनस में तो लिखे हैं बाबू। देखिए, अवतल दर्पण है तो यफ की वैल्यू जो है ऋणात्मक लिखा गया है। यफ की वैल्यू तो ऋणात्मक ही होती है अवतल दर्पण के लिए। देखिए, ये बताया ना हमने, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण में कहाँ गया? अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण की प्रत्येक स्थितियों में हमने प्रतिबिंब बनाया ना। एक बार फिर से देखिए, ये प्रतिबिंब सामने बना है तो ऋणात्मक होगा, है ना, v का मान ऋणात्मक होगा। इसमें भी सामने बना है तो ऋणात्मक होगा। यहाँ भी सामने बना है तो ऋणात्मक होगा। यहाँ भी सामने बना है, देखिए क्या है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में सामने बना है ऋणात्मक होगा, सामने बना है ऋणात्मक होगा। अब ये कंडीशन देखिए, अवतल दर्पण ये भी है लेकिन सामने नहीं बना है, पीछे बना है बाबू। तो जब भी पीछे बनेगा, चाहे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण कुछ भी हो, प्रत्येक स्थिति में यदि प्रतिबिंब में पीछे बना है तो धनात्मक होगा। लवली, अब समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब समझ में आ गया। v का मान जो है वो धनात्मक ही होगा। क्लियर है? डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। उत्तर दर्पण लगा, दर्पण के पीछे की ओर आ रही जो मोटरसाइकिल है वो 5 मीटर दूरी पर है। देखिए, पहले बताइए वो समझ में आया कि नहीं आया है? अब आ गया, क्लियर हो गया? जल्दी बोलिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए, समझ में आ गया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा मजा नहीं आएगा।
ठीक है। चलिए, u जो है वो क्या आएगा, u की वैल्यू 5 मीटर। u का मान तो हमेशा ऋणात्मक में ही लिखेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति यानी v का मान और प्रतिबिंब का आकार भी निकालना है आपको। ठीक है, कंडीशन ये है कि 5 मीटर जो बाइक आगे चल रही है उसमें जो है 5 मीटर वक्रता त्रिज्या का दर्पण लगा हुआ है, और 5/2 करेंगे तो वो फोकस दूरी आ जाएगी, और फिर 5 मीटर दूरी पर ही उसकी जो पीछे वाली बाइक आ रही वो 5 मीटर दूरी पर ही है। ठीक है, तो इससे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ दिखेगा, उसको ये पता करना है। तो 1/f बराबर आपको लिखना है 1/v प्लस 1/u। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे f की जगह 5/2। अब उत्तल दर्पण है तो धन में लिखोगे, 1/v ऐसे ही रहने दो, और प्लस 1/u की जगह आपको लिखना है -5। अब देखिए उलट दीजिए इसको, ये आएगा 2/5 बराबर 1/v और माइनस में 1/5। अब ये माइनस वाला इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आया 2/5 और धन 1/5 बराबर 1/, ठीक है। तो अब आ गया कितना, 2 1 3/5, कितना आएगा 3/5 बराबर 1/v। तो v का मान आ गया 5/3 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा, समझ में आया भाई। चलिए प्रतिबिंब का आकार निकालते हैं। यम बराबर I/O और बराबर -v/u रखिए। I/O, O वस्तु की लंबाई कितनी है एक मोटरसाइकिल भी। प्रतिबिंब का आकार नहीं निकाल सकते, प्रकृति निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार कैसे निकाल, अच्छा ये निकाल सकते हो आप, कितने गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा ये पता कर सकते हो। ठीक है, कैसे, यहाँ लिखोगे यम बराबर -v/u। तो -v की जगह 5/3, और u की जगह आपको लिखना होगा -5। तो ये -5 कट जाएगा, तो यम बराबर आएगा 1/3। तो 1/3 लंबाई का प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, वस्तु के आकार का 1/3 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी एक बार कमेंट बॉक्स बताइए, समझ में आया नहीं आया भाई। ठीक है। हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। लो, 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का, आर बराबर कह रहे हैं 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा है। अब बाइक पीछे आ रही है वाहन से, जिसकी दूरी बाइक से किसी समय 4 मीटर है। ठीक है, तो ये u बराबर कह रहे हैं 4 मीटर। पहले तो एक काम करिए, ये r मिल गया ना, r मिल गया तो यहाँ से f निकाल लो। पहले r बराबर कह रहे हैं 2 मीटर, तो f बराबर कितना हो जाएगा, r/2 यानी इसका आधा। तो 2/2 इसको काटोगे तो यफ बराबर आएगा 1 मीटर। यफ बराबर आ गया 1 मीटर, और यू कितना हो जाएगा, वस्तु की दूरी हो जाएगी 4 मीटर। लो भैया, वस्तु की दूरी 4 मीटर। अब प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है और किरण आरेख से भी इसको समझाना है। सर क्वेश्चन 4 में आंसर में आएगा है। अरे यार दादा, हम्म, क्या डाउट है, क्या क्या कंफ्यूजन है ये बताइए जल्दी से। ठीक है, क्या माइनस में आएगा, क्या आपको लग रहा है माइनस में आएगा, जल्दी से बताइए।
तो यहाँ पे इसको लगाइए 1/f बराबर 1/v और प्लस में 1/u। अब ये लगाइए f की जगह आपको लिखना है 1 मीटर, उत्तल दर्पण है तो प्लस लिखोगे, 1/v लिख लो प्लस 1/u, u की जगह कितना लिखना -4। अब ये माइनस में है, इसको इधर करो प्लस बनेगा, 1/1 धन 1/4 बराबर 1/v। तो 4 के 4 1 5, 5/4 बराबर 1/v। तो v बराबर आएगा 4/5। लो भैया बहुत छोटा, बहुत कम दूरी पर बनेगा। चलिए v की वैल्यू यहाँ पे आ गई 4/5। अब अब क्या करना है, ये कह रहे हैं प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। हाँ इतनी दूरी पर बनेगा, ये तो आ गया। और कहाँ दिखेगा, इतनी दूरी पर दिखेगा। किरण आरेख बनाकर समझाइए। चलिए किरण आरेख बनाते हैं। क्या है, उत्तल दर्पण है ना, बना दीजिए उत्तल दर्पण पहले तो। फोकस बिंदु हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, और वस्तु रखी है कितनी दूरी पर, 4 मीटर दूरी पर। लो भैया सामने है, देख रहे हैं वस्तु सामने है, इसलिए u का मान ऋणात्मक लिखेंगे। ठीक, अच्छा अब इसमें किरण आरेख खींचा जाए तो यदि देखिए समांतर आ रही है तो कहाँ जाएगी, फोकस के सीध में जाएगी, को लौटा दीजिए इधर। ये सीधे आ रही है, वहीं से वक्रता केंद्र के सीध में आएगी, लौट जाएगी। अब ये बनेगा हमारा प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब बन जाएगा। फोकस दूरी कितनी है, 1 मीटर, 1 मीटर फोकस दूरी, ध्यान से देखिएगा 1 मीटर फोकस दूरी है। और प्रतिबिंब बना कितनी दूरी पर, 0.8/40, 0.8। तो देखो टोटल 1 मीटर है, तो ये कितना बन जाएगा, 0.8 मीटर। और अगर कहीं सेंटीमीटर में कहोगे तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लगाया जाए, ठीक है ना। 7 सेमी आकार का कोई बिंब, इसका मतलब वस्तु की लंबाई यहाँ पे कह रहे हैं 7 सेंटीमीटर है, वस्तु की लंबाई ओ बराबर कह रहे हैं 7 सेंटीमीटर, और फिर कह रहे हैं कि 18 सेमी फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण, तो यफ का मान कहा जा रहा है 18 सेमी। फोकस दूरी का क्या है, कोई अवतल दर्पण है, इसके सामने 27 सेमी दूरी पर रखा गया है, तो u बराबर आपको लिखना होगा -27 सेंटीमीटर। ठीक है, 18 27। कह रहे हैं दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखें कि वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। ठीक है, इसका मतलब जितना प्रतिबिंब की दूरी होगी, जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, उतनी दूरी पर यदि पर्दे को रखेंगे तब जो है स्पष्ट दिखेगा। और प्रतिबिंब का आकार भी बताना है। ठीक, चलिए करके देखते हैं। 1/f बराबर पहले कर लो, 1/f बराबर 1/v और प्लस में 1/u। ठीक, लगाते हैं, 1/-18 बराबर 1/v, तो पता नहीं है, और प्लस 1/u कितना, -27। अब ये -27 जो है, इसको बराबर के इधर करोगे तो प्लस हो जाएगा, और -1/18 बराबर 1/v। अब ये 27 और 18 का एलसीएम ले लो, 27 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, 18 36, 18 तिहाई 54 ना, और 27 दूनी 54, 27 दूनी 54 और 18 तिहाई 54, 1/v। अब देखिए -1/54 बराबर 1/v, तो v का मान आया -54। ठीक है, v का मान कितना आया, -54। अब क्या करें भाई, आई भी निकालना है। आई निकालने के लिए फार्मूला कौन सा लगाएंगे, यम बराबर I/,
ओ और ये माइनस वी बटे यू, वैल्यू रखिए फटाफट। आई ऐसे लिख लो, ओ कितना है, वस्तु की लंबाई है 7 सेंटीमीटर, माइनस लगाइए, वी की जगह कितना, -54 और बटे यू, यू कितना है -27। अब ये माइनस माइनस दोनों हटा देंगे तो 27 दूनी 54 आया, तो आई बटे 7 बराबर -2, तो आई का मान हो गया -14 सेंटीमीटर। लो -14 सेंटीमीटर ये आ गया। ठीक है, किरण आरेख खींचना चाहें तो आप खींच सकते हैं। किरण आरेख कैसे खींचोगे, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये रहा अवतल दर्पण, ठीक है। और ये फोकस दूरी कितनी है 18, फोकस दूरी है 18, ये लिख लो। और ये दूरी हो जाएगी टोटल 36, 18 दूनी 36। वस्तु कितनी दूरी पर रखा है 27 है, तो 18 से ज़्यादा है 36 से कम है, इसका मतलब बीच में कहीं रखा है। तो इसका किरण आरेख खींचा जाए तो यदि समांतर आएगी किरण तो कहाँ जाएगी, फोकस से ले जाओ, और यदि फोकस से होके आएगी तो समांतर हो जाएगी इस प्रकार से। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कितना, 54 सेंटीमीटर दूरी पर। देख रहे हैं सामने बना है इसलिए v का मान ऋणात्मक आया, और यहीं पीछे बना होता अवतल दर्पण में, समझिए अवतल दर्पण में यदि सामने बना है तो क्या होगा ऋणात्मक, और वहीं पीछे बना होता तो v का मान धनात्मक आता। अब समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया अच्छे से कि नहीं आया, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए सब लोग फटाक से, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं भाई। इसको आप खुद से अच्छा इसको सॉल्व करना है। 10 सेमी फोकस दूरी का अवतल दर्पण है, लो भैया फोकस दूरी दिया गया, यफ का मान 10 सेंटीमीटर, चलिए साथ में सॉल्व करते जाइए। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, अवतल है कि उत्तल, अवतल दर्पण है तो इसलिए माइनस में लिखोगे। कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, यू का मान पता करना है कि ताकि 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, यम बराबर आपको लिखना पड़ेगा 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो, ध्यान दीजिएगा प्रतिबिंब वास्तविक होगा, क्लियर, बहुत बढ़िया। जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वो कैसा होगा, उल्टा होगा, और जब उल्टा होगा तो यम आई और वी का मान माइनस में करते हैं तो माइनस में कर लो, ठीक। चलिए तो ये यम हो गया माइनस में, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए माइनस में करेंगे। करें प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए, चलिए प्रतिबिंब की स्थिति v का मान भी निकालना है, निकाल लेते हैं, क्या करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा यम बराबर, ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा यम बराबर, आई की तो ज़रूरत है नहीं, लिखेंगे -v बटे यू, और यम की जगह लिखना है -5, और ये माइनस v, इसमें से कोई कुछ नहीं पता है तो v बटे यू, माइनस दोनों तरफ हटा दीजिए तो v बराबर कितना आएगा 5u, ठीक है। अब ये वैल्यू रखा जाए और सॉल्व किया जाए तो 1/f बराबर 1/v और प्लस में 1/u, 1/f की जगह -10 लिखेंगे, है ना, और 1/v, v की जगह लिखना है आपको 5u, और धन 1/u हो गया। इधर 5u एलसीएम लीजिए, 5u से भाग दोगे एक बार जाएगा, एक का गुणा इधर एक में एक हो गया, u से भाग दीजिए 5 बार गया, 5 यहाँ बच गया, 1/-10, तो -1/10 बराबर 5 1 6/5u, 5u का गुणा एक में कर लो तो आएगा 5u, और माइनस को इधर ले आ लेते हैं, ठीक है, 10 छंग 60, ठीक है, माइनस कर लो तो u बराबर आएगा -60/5, 5 से काट दो आ गया 12, तो u बराबर हो गया -12 सेंटीमीटर। लो प्रतिबिंब की स्थिति मिल गई। अब हम निकालेंगे वस्तु की स्थिति, सॉरी ये वस्तु की स्थिति आ गई है ना। प्रतिबिंब की स्थिति आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, ये u की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति आ जाएगी, ठीक। v बराबर क्या लिखना है 5u, अब v बराबर आप लिखेंगे 5 गुणे u का मान -12, ठीक है, तो u बराबर आया 12×5 = 60 -60 सेंटीमीटर, लो भैया, ठीक है। v की वैल्यू, ये u है यार, v है, प्रतिबिंब की स्थिति मिल गई,
ये वस्तु की स्थिति मिल गई। अब अगर किरण आरेख खींचना चाह रहे हो तो खींच के देख लो। अवतल दर्पण है ना, ये लगाया हमने अवतल दर्पण, ये हो गया ध्रुव, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दे रहे हैं 10 सेंटीमीटर। लो भैया ये 10 सेंटीमीटर और ये टोटल हो गया कितना 20 हो जाएगा। वस्तु कितनी दूरी पर रखी 12, इसका मतलब 10 से ज़्यादा दूरी पर रखी तो यहीं कहीं बीच में रख लो। अब किरण आरेख खींच के देखते हैं। ठीक है, कैसे खींचेंगे? समांतर जो आएगी किरण कहाँ से जाएगी भैया, फोकस से जाएगी ना, ले जाओ। और फिर जो फोकस से आएगी वो भी समांतर होके जाएगी, लो चली गई। ठीक है, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कितना 60 सेंटीमीटर दूरी पर, 60 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा और बड़ा बनेगा। समझ में आ गया भाई? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए पूरा प्रश्न अच्छे से समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक बार जल्दी से बोले सब लोग कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नहीं हुआ, क्या हुआ? ठीक है, बोलिए ना कि समझ में आया कि नहीं आया भाई? हैं? ठीक है, आगे बढ़ें। हम्म, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं फिर। कह रहे हैं कि 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने जबकि वास्तविक हो? ये क्या है, वही सवाल हुआ फिर से आ गया क्या? अच्छा नहीं, अंक बदला हुआ है। ठीक है, चलिए इसको आप खुद से सॉल्व करिए, हमारे लगाने से पहले सबका आंसर आ जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए क्या कहानी है। 15 सेमी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण है, तो यफ बराबर आपको लिखना पड़ेगा -15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है, कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, यू की वैल्यू निकालनी है। 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब यहाँ भी बन रहा है और वास्तविक बन रहा है, तो वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, माइनस में लिखेंगे। ठीक है, और प्रतिबिंब की स्थिति भी निकालनी है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताएं जल्दी से। ठीक, यम बराबर लिखोगे -v/u। बहुत से स्टूडेंट्स को ये प्रश्न सॉल्व करने में बहुत समस्या होती है, एकदम आसान तरीके से हमने बता दिया है। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो सारे प्रश्न बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे ये वैल्यू रखिए, यू वी का मान निकाल लीजिए और फार्मूले में यही वैल्यू रख देंगे तो यू का मान आ जाएगा, और यू का मान यहाँ पे रख देंगे, वी का मान आ जाएगा। इतना इजी है। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए फटाफट। ये यम की जगह -5 लिखेंगे और -v/u, तो दोनों तरफ माइनस हटा देंगे तो v बराबर आ जाएगा 5u, 5u। ठीक, अब लगाएंगे हम फार्मूला, अब लगाएंगे फार्मूला। 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। तो यफ की जगह लिखना -15, अवतल दर्पण है ना, हाँ, -15, और वी की जगह आपको लिखना है 5u और धन 1/u। तो ये आया -15 बराबर 5u, एलसीएम हो गया, इससे भाग दोगे तो एक बार जाएगा, u से भाग दीजिए 5 बार जाएगा, तो ये आएगा -15 बराबर 6/5u। 5u का गुणा इधर करिए, 5u बराबर 15 × 6, माइनस में 15×6 = 90, या मत काटो, -15 × 6/5। अब 5 से इसको काट दो, 5×3 = 15, 6×3 = 18, तो u बराबर आ गया -18, u बराबर आ गया -18। ठीक, अब प्रतिबिंब की स्थिति भी पूछा जा रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति निकाल लीजिए फटाक से। प्रतिबिंब की स्थिति v बराबर आएगा, क्या है, 5u प्लस में है 5u,
तो v का मान आएगा 5 गुणे u की जगह -18, 18 पचे 90 माइनस में। ठीक है, समझ में आया ये। इसका भी किरण आरेख खींचना चाहो खींच लो। 5u, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। चलिए किरण आरेख खींचते हैं। ये रहा हमारा अवतल दर्पण। ठीक, ये P हो गया फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो फोकस दूरी कितनी दी गई है? फोकस दूरी जो दी गई है वो है कितनी? फोकस दूरी 15 सेमी। चलो, तो ये फोकस दूरी 15 सेमी, तो वक्रता केंद्र की दूरी यानी वक्रता त्रिज्या 30 हो जाएगी। अब वस्तु की दूरी कितनी? 18 है, तो इसका मतलब 15 से तो ज़्यादा है, 15 से ज़्यादा है, इसका मतलब इसको लिखेंगे यहाँ कहीं सामने। ठीक, अब किरण आरेख खींचते हैं। कैसे? समांतर आएगी तो किरण कहाँ जाएगी? फोकस से। 3 बातें केवल याद रखनी है किरण आरेख के लिए, हमने बार बार बताया, केवल 3 बातें। पहली बात, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। दूसरी बात, फोकस से आएगी समांतर हो जाएगी। तीसरी बात, वक्रता केंद्र से होके आएगी तो उसी मार्ग से वापस चली जाएगी। बस खत्म। चलिए करते हैं। ये समांतर आ रही तो कहाँ जाएगी? ये लो, समांतर आ रही तो कहाँ जाएगी? फोकस से चली गई। फिर फोकस से यदि आएगी, ये फोकस से लेके आओ तो ये समांतर हो जाएगी भैया। क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो समांतर हो जाएगी तो वक्रता केंद्र से अधिक दूरी कितना मिलेगी? 90 सेंटीमीटर दूरी पर ये बन गई। ठीक है, ये बन गया प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा उल्टा। ठीक, समझ में आ रहा है भाई? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ये वाला लगाइए। 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने? प्रतिबिंब इस बार आभासी बन रहा है। इस बार प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। अब लगाइए। ठीक है, कैसे? 15 सेमी फोकस दूरी, तो यफ का मान आपको लिखना है 15 सेमी। और दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। ठीक है, 15 सेमी फोकस दूरी हो गई। और यम का मान आपको लिखना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर। अब जब आभासी है तो सीधा होगा, आभासी है तो सीधा होगा। हमने बार बार बताया वी आई और यम का मान सीधा है तो प्लस लिखोगे, लिख दिया प्लस। ठीक, और फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं आगे? आभासी है तो प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। चलिए, वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति इसमें भी निकालनी है। फार्मूला लगाएंगे अब हम। कौन सा? ये वाला, यम बराबर -v/u। फार्मूला तो यही है, फार्मूला तो यही है भैया। यम बराबर -v/u। अब यम की जगह यहाँ लिखना है 5 और -v/u। क्रॉस गुणा करोगे तो v बराबर आएगा -5u। ये हो गया, v का मान मिल गया। अब लगाएंगे हम फार्मूला। ठीक है, अब लगाएंगे हम फार्मूला। 1/f बराबर 1/v और धन 1/u। यफ की जगह लिखना है, अवतल दर्पण है ना, तो ये माइनस में आएगा, माइनस में लिख दो। तो -15 बराबर v कितना है? ये वाला -5u, फिर +1/u। अब इसको सॉल्व करिए। -15 बराबर 5u एलसीएम लोगे, 5u से भाग दोगे भैया, है ना। 5u से भाग दोगे तो ये -1 बार गया, और धन u से भाग देंगे 5 बार जाए, 5 का गुणा 1 में 5 आ गया। अब ये आ गया -1/15 और ये 4/5u। क्रॉस गुणा करिए, 5u 15 चौके 60, तो माइनस में 60, तो u बराबर आ गया हमारा -60/5, 12 पचे 60। तो u का मान देख पा रहे, -12 आया है। u का मान -12 आया है। अब हम निकालेंगे v का मान। तो v बराबर कितना आएगा? -5u है ना, देखिए -5u है, तो -5 गुणे 12 की जगह आपको लिखना, u की जगह लिखना -12, तो 12 पचे 60, 60 सेंटीमीटर। क्लियर? ये तो हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको चेक करना है या फिर किरण आरेख खींचना, खींच के देख लीजिए। देखिए, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये आ गया अवतल दर्पण। अब
ये हो गया ध्रुव, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? 12। 12 मतलब फोकस से कम दूरी पर। तो यहाँ रख देंगे वस्तु को। ठीक। अब किरण आरेख खींचिए। समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, और फोकस से आएगी तो फोकस से में निकल जाएगी। इसको बढ़ाना होगा पीछे, और पीछे बढ़ाएंगे तो ये आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। देखिए ये धन में आया ना, देखिए इधर बना है, जब पीछे बनेगा तो धनात्मक होगा। देखिए ऑलरेडी धनात्मक आया है। सही है, 60 सेंटीमीटर वी का मान। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, 60 सेंटीमीटर आएगा। क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर, वाह। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अच्छा, ये प्रश्न का सिलसिला तो कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे भैया ना उत्तल और अवतल दर्पण का उपयोग। उत्तल और अवतल दर्पण का उपयोग अब हम सीखेंगे। ध्यान से समझिएगा कैसे। बात यह है कि उत्तल दर्पण जो हमारा होता है, ध्यान से देखिएगा, ये जो उत्तल दर्पण होता है इसकी क्या कहानी है भाई। ये जो उत्तल दर्पण है ये क्या करता है, ये प्रकाश की किरण आ रही है तो देखिए ऐसे जाएगी, इस तरीके से आ रही तो ऐसे जाएगी। तो प्रकाश की किरणों को क्या करता है? पहली बात तो फैलाता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है ना। और इससे उत्तल दर्पण के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनता है, अनंत पर है तो मान लीजिए फोकस पर बनेगा, वो अलग बात है। अगर यदि वस्तु दिख रही है, वस्तु दिख रही है तो इसका प्रतिबिंब हमेशा बनता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। ये लीजिए समांतर आएगा तो फोकस के सीध में जाएगा, और वक्रता केंद्र वाली इस तरीके से जाएगा, यहीं बनेगा सीधा। ठीक है, तो पहली बात तो उत्तल दर्पण का ये गुण है कि ये आने वाली किरणों को फैलाता है। किरणों को क्या करता है? फैलाता है। दूसरा गुण उत्तल दर्पण का ये है कि प्रतिबिंब हमेशा, प्रतिबिंब हमेशा, हमेशा प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? छोटा बनता है। प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, कितनी भी बड़ी वस्तु हो उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। ये दो गुण याद रखिए। ठीक। और वहीं बात करें अवतल दर्पण की, चलिए अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होती है कहानियां, सारी बातें समझते हैं एक बार में। कैसी हालत है मेरी, ये लीजिए। उत्तल दर्पण की सारी कंडीशन एक बार में समझते हैं। देखिए ये रहा हमारा फोकस बिंदु, ये रहा वक्रता केंद्र। ठीक। तो जब वस्तु, पहली बात, जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। पहली स्थिति ये हो गई। ठीक है। और दूसरी स्थिति, जब वस्तु होगी वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर तो ये प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु से छोटा। और जब जब वस्तु होगी वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के आकार का। और नजदीक ले आएंगे, जब और भी नजदीक ले आएंगे तो क्या होगा? क्या होगा भाई? और नजदीक ले आए मतलब तीसरी स्थिति हो गई। चौथी स्थिति, जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे, अब वस्तु और दूर, प्रतिबिंब और दूर बनेगा, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर बनेगा, लेकिन अब बनेगा तो बड़ा बनेगा। फिर और स्थिति, आगे की स्थिति देखें तो इसमें क्या करेंगे भैया, अगली स्थिति फोकस पर जब रखोगे, पांचवी स्थिति फोकस पर रखोगे तो ये बनेगा अनंत पर। ठीक है। और छठवीं स्थिति क्या आएगी? चलिए छठवीं स्थिति, जब फोकस और दर्पण के बीच में होगा तो ये प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी और सीधा हो जाएगा। ये सभी स्थितियां हमने यहाँ पे एक लाइन में दिखा दिया। अब देखिए
अवतल दर्पण की अगर बात करें तो ये जो है इसमें प्रतिबिंब कभी छोटा बनता है कभी बड़ा भी बनता है। बड़ा प्रतिबिंब यदि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में ही प्रतिबिंब बड़ा बनता है, उत्तल दर्पण में तो हमेशा छोटा ही बनता है, हमेशा छोटा ही बनता है। ठीक, अच्छा, छोटा बनता है और इसमें बड़ा छोटा दोनों बन सकता है। और ये क्या करता है, आने वाली किरणों, पहली बात तो इसमें देखिए पहला गुण इसमें क्या रखना है, आपको याद रखना है, जैसे हमने उत्तल दर्पण में दो बातें याद रखी। पहला क्या कि किरणों को फैलाता है, देखिए किरणों को फैलाता है। दूसरी बात, इसमें हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है। दो बातें हमने यहाँ पे देखी। अब बात करेंगे उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में भी दो बातें आपको याद रखनी। पहली बात क्या है, पहली बात यह है कि इसमें प्रतिबिंब छोटा व बड़ा दोनों बनता है, छोटा भी बनता है बड़ा भी बनता है, दोनों बातें होती हैं। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये देखिए इसमें आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है ऐसे आती, देखिए ऐसे झुक जाती है, इस तरीके से आती है, ऐसे हो जाती है ना। यानी प्रकाश की किरणों को क्या करता है, केंद्रित करता है। दूसरा गुण यह क्या है, किरणों को केंद्रित करता है बाबू, किरणों को केंद्रित करता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस आधार पर अब उपयोग आप देखोगे तो फिर कभी नहीं भूलोगे। चलिए देखते हैं, है ना। इसमें यहां से शुरू करते हैं। अब जैसे देखिए ये लगा है, जो साइड मिरर होता है, साइड मिरर जो होता है वो कैसा होता है, आप कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए तो। साइड मिरर जो होता है वो कैसा होता है, साइड मिरर जो है वो होता है कैसा। ये होता है उत्तल दर्पण। क्यों, क्यों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में, क्योंकि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कितनी भी बड़ी वस्तु, देखिए पीछे जो आप बाइक से जा रहे हो, पीछे जो ट्रक आ रही है, सुनिए ध्यान से, आप बाइक से जा रहे हो, पीछे एक ट्रक आ रही, तो क्या उस ट्रक का प्रतिबिंब हमारे मिरर में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, साइड मिरर में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। हम्म? तो कितनी भी बड़ी वस्तु हो उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा सा बन जाता है। देख पा रहे हो यहाँ पे ना, इस मिरर में कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां पीछे की ओर हैं, उन सब का प्रतिबिंब यहाँ पे बन जा रहा है। इसका मतलब कितनी भी बड़ी वस्तु हो उसका प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से इसमें दिख जाता है ना। तो उत्तल दर्पण का तो यही गुण अभी हमने याद रखा कि कितनी भी बड़ी वस्तु हो उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनता है। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाली जो गाड़ी है इसमें कौन सा दर्पण लगा है भाई, ये क्या करता है, ध्यान से देखिएगा। ये प्रकाश की किरणों को, हाँ कब लाइव होते हैं अभी बता रहे हैं बाबू, ठीक है, लाइक वाइक कर लीजिए सब लोग एक बार। ठीक है, देखिए बात ये है कि ये जो यहाँ पे जो लाइट है, यहाँ से जो लाइट निकल रही है, इसमें होता क्या है कि धुंधले, ये जो लाइट आप गाड़ी से जा रहे हैं, है ना, तो क्या होगा कि यदि कोहरा पड़ा हुआ है तो उसमें प्रकाश यदि फैल जाएगा तो आगे की चीजें नहीं दिखेंगी। तो प्रकाश यदि केंद्रित होकर के जाएगा, सटीक जाएगा, तो वो दिख जाएंगी। तो जो प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है वो वाला दर्पण यहाँ पे लगेगा। इस टार्च में भी ना दूर तक प्रकाश पहुंचता है, दूर तक प्रकाश तभी पहुंचेगा जब वो केंद्रित होकर के जाएगा, पास पास होकर जाएगा, है ना। तो इन दोनों में केंद्रित करने वाला लगता है। तो केंद्रित करने वाला कौन है, देखिए उत्तल दर्पण तो फैलाता है, हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है। अवतल दर्पण की बात करें तो इसमें छोटा और बड़ा दोनों प्रतिबिंब बनता है, किरणों को केंद्रित कर देता है। तो किरणों को केंद्रित कौन करता है, उत्तल दर्पण केंद्रित करता है। ठीक है, क्या करता है, उत्तल दर्पण केंद्रित करता है। तो इसलिए इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, अवतल दर्पण लगेगा। क्या ये क्लियर है, अवतल दर्पण यहाँ पे लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ लगेगा क्या, अवतल दर्पण। चलिए दो बार लिख दे रहे हैं, या यूं करते हैं, ओ ओ ओ, अवतल दर्पण लगता है। क्लियर, हाँ अवतल, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और इसमें ये भी केंद्रित करता है, यहाँ भी लगेगा अवतल दर्पण, इसमें भी क्या लगेगा, अवतल दर्पण
लगेगा। ठीक है, क्लास की टाइम अभी बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे। ये वाला बताइए भैया, इसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, इसमें इस फिगर में जो दाढ़ी बनाने के लिए सामने, या फिर जो है हेयर वेयर कटर में जो नाई लोग यूज करते हैं, जो सामने वाला मिरर, वो कौन सा मिरर होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। हम टाइम बता दें तब तक। क्लास की टाइम जो है कैसे होगी, क्लास की टाइम ऐसे होगी कि 3 बजे से, 3 बजे से जो क्लास होगी वो होगी इंग्लिश मीडियम की। इंग्लिश मीडियम के लिए क्लास 3 बजे से चलेगी। फिर 5 बजे से क्लास चलेगी हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, और फिर एक क्लास हिंदी मीडियम के लिए चलेगी 5 बजे से, और एक क्लास दोबारा फिर से चलेगी कितने बजे से, इधर चलेगी 8:30 बजे से। ठीक है, 8:30 बजे से हिंदी मीडियम के लिए या सबके लिए। ठीक है, ये क्लास होगी इंग्लिश की। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए क्लास, इंग्लिश हम लोग डेली पढ़ेंगे कितने बजे, 8:30 बजे से। ठीक है। हम्म, इसमें प्रतिबिंब छोटा बनाता है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यहाँ लगेगा क्या, उत्तल दर्पण। यहाँ लगेगा उत्तल दर्पण। ठीक है, और ये क्या करता है, ये किरणों को केंद्रित करता है, ये किरणों को केंद्रित करता है ना। देखिए, इसमें केंद्रित करता है, ठीक है। इसमें बात यह है कि अत्यंत छोटी वस्तुओं को देखना है, यहाँ छोटी वस्तु को देखना है। तो छोटी वस्तु का भी प्रतिबिंब बड़ा किससे बनेगा, उत्तल दर्पण से बनेगा का अवतल दर्पण से। बड़ा प्रतिबिंब तो अवतल दर्पण से ही बनता है, इसलिए बड़ा प्रतिबिंब। अच्छा, इसमें भी वही बात है भैया, उत्तल नहीं लगेगा, अवतल लगेगा। छोटी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाना होता है, इसलिए क्या लगेगा, अवतल दर्पण लगेगा बाबू। छोटी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बड़ा बनाना होगा ना, इसलिए अवतल दर्पण लगेगा। और यहाँ पे देखें, यहाँ भी क्या लगेगा, अवतल दर्पण ही लगेगा। क्यों, क्योंकि छोटी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाना होता है। अत्यंत छोटी वस्तुओं को देखिए, दांत की जांच करते समय, आंख की जांच, कान की जांच करते समय जो है क्या होगा, अवतल दर्पण लगेगा। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताइए भैया, ये वाला, ये जो सोलर सेल होता है, सोलर सेल में कौन सा दर्पण लगा होता है। तो सोलर सेल का काम क्या है, पहले ये समझेंगे सोलर सेल का काम क्या है। सोलर सेल ही वो क्या करता है, आने वाली प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है। तो प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने के लिए कौन सा दर्पण लगेगा, देखिए हम दोनों बना दे रहे हैं, आप खुद बताइए। सोलर सेल में कौन सा लगेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, यानी कॉन्वेक्स मिरर। और ये हो गया हमारा कॉनकेव, यानी अवतल। ठीक है, उत्तल का काम क्या है, ध्यान से देखिएगा। उत्तल दर्पण ये आने वाली प्रकाश की किरणों को ऐसे फैला देता है, उत्तल दर्पण आने वाली किरणों को फैला देता है। और ये जो अवतल दर्पण है, ये आने वाली किरणों को क्या करता है, केंद्रित कर देता है एक जगह पे। ये, अब बताइए, सोलर सेल में कौन सा दर्पण लगेगा, अवतल दर्पण। बहुत बढ़िया, अवतल दर्पण क्यों लगेगा, क्योंकि ये आने वाली किरणों को क्या करेगा, केंद्रित करके एक ही जगह पर ले जाएगा। और जब एक ही जगह पर ले जाएगा तो प्रकाश की तीव्रता वहां पर अधिक हो जाएगी, प्रकाश की तीव्रता अधिक हो जाएगी। और जहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी, वो चीज क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। वो चीज़ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और जब गर्म हो जाता है तो भाई सोलर सेल का काम क्या करना है, गर्म करना ही होता है। ठीक है, आस्था जी गुड इवनिंग। समझ में आ रही चीजें। यहाँ क्या लगेगा, अवतल दर्पण लगेगा। हाँ जी, क्या लगेगा, अवतल दर्पण लगता है।
सोलर सेल में क्या लगेगा, अवतल दर्पण लगेगा। आगे बढ़िए, ये लीजिए, ये सड़क किनारे जो लाइट लगी होती हैं, सड़क के किनारे जो लाइट लगी होती हैं, इनमें कौन सा दर्पण लगेगा। अब देखिए, सड़क के किनारे जो लाइट लगी होती है बाबू ना, इनका काम ये है, देखिए ये केंद्रित करने का काम नहीं इनका, समझ रहे हो। यहाँ काम ये है कि प्रकाश दूर तक दिखाई दे, ज्यादा क्षेत्र तक दिखाई दे ना। सर्च लाइट जो होती हैं, ध्यान दीजिएगा, सर्च लाइट जो होती हैं, सर्च लाइट जो होती हैं, उनसे उनसे जो है छोटी छोटी चीज़ों को, बारीक चीज़ों को, कहीं पे रखी चीज़ को ढूंढना होता है, तो उस टार्च में जो है सर्च लाइट का यूज करते हैं हम। तो जो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, केंद्रित कर देता है, प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है। तो इसलिए वहाँ लगेगा उत्तल दर्पण सर्च लाइट में। लेकिन ये जो सड़क के किनारे जो लाइट लगी होती हैं, यहाँ लगेगा क्या, क्या लगेगा भैया, जो किरणों को फैलाता है, यानी उत्तल दर्पण। यहाँ लगेगा उत्तल दर्पण। कोई डाउट, यहाँ पे उत्तल दर्पण क्यों लगा, समझ में आया। हाँ, उत्तल दर्पण ही लगेगा। अवतल दर्पण क्यों नहीं यहाँ पे लगा, समझिए, अवतल दर्पण क्यों नहीं लगाया गया यहाँ पे। अवतल दर्पण करता क्या है कि ये किरणों को केंद्रित करता है, ठीक है, किरणों को केंद्रित करता है, तो यहाँ से जो प्रकाश होगा कहीं एक ही जगह दिखाई देगा, हर जगह प्रकाश नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो सड़क के किनारे जो लाइट लगी होती है, उनसे हमको ज़्यादा दूर तक प्रकाश लेना होता है, तो इसलिए क्या है, उत्तल दर्पण यहाँ पे लगेगा। अच्छा, आगे बढ़िए, ये ये हमारा है दूरदर्शी, याद रखिए ये क्या है, दूरदर्शी है, ये है दूरदर्शी। तो दूरदर्शी में ना लगा होता है एक अवतल दर्पण, याद रखिए, यहाँ क्या लगा होता है, अवतल दर्पण। अच्छा, ये अवतल दर्पण क्यों लगा होता है, क्या करता है, दिखा दें आपको। दूरदर्शी में अवतल दर्पण का काम क्या है, देखना चाह रहे हैं, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। यदि अवतल दर्पण के मतलब दूरदर्शी में अवतल दर्पण के काम को देखना चाह रहे हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर इसको बताते हैं, है ना, नहीं तो अगला उपयोग देखते हैं। हम्म, चलिए अगला बताएं। हम्म। बताएं, चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो दूरदर्शी होता है ना भैया, इसमें एक लगा होता है बड़ा सा अ, अवतल दर्पण। ये इसका काम क्या है देखते हैं, चलिए, बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिए जी। अवतल दर्पण एक लगा होता है, और ये एक बेलनाकार नली में व्यवस्थित होता है। एक बेलनाकार नली इस तरीके से होती है, दूसरी इस तरीके से होती है। अब इसमें होता क्या है कि ये बड़ा अवतल दर्पण होता है, इसमें दूर से प्रकाश की किरणें आती हैं, दूर से प्रकाश की किरणें आती हैं ऐसे, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है। अवतल दर्पण का काम क्या है, प्रकाश की किरणों को केंद्रित करना। तो ये किरणों को इस प्रकार से केंद्रित करता है। अब ये दोनों आ करके जहां पे मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा, लीजिए, ये दोनों जहां पे आके मिलेंगी, वहीं प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन इनको मिलने नहीं दिया जाता, लेकिन इनको मिलने नहीं दिया जाता, किया क्या जाता है, यहीं पे 45 अंश के कोण पर एक समतल दर्पण लगा होता है। इसमें क्या होता है, एक 45 अंश के कोण पर एक समतल दर्पण लगा दिया जाता है, और समतल दर्पण से ये प्रकाश की किरणें आकर के, देखिए, इससे जो प्रकाश किरणें आती हैं, यहाँ से टकराती हैं, यहाँ से टकराती हैं, और टकरा करके इस प्रकार से आती हैं, और यहाँ जहाँ पे मिलती हैं, एक एक देखिए, हमने बताया ना कि एक बेलनाकार नली ऐसे होती है, देखिए, एक बेलनाकार नली ऐसे होती है, एक ऐसे होती है, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरी वाली जो बेलनाकार नली होती है, उसमें प्रकाश की किरणें यहाँ पे आकर के मिलती हैं, और यहीं प्रतिबिंब बन जाता है, यहीं प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है, जिससे ये प्रतिबिंब बन जाता है, ये प्रतिबिंब बन जाता है। और यहाँ पे एक लगा होता है उत्तल लेंस, याद रखिएगा, दूरदर्शी में उत्तल लेंस भी लगा होता है। दूरदर्शी में क्या होता है, एक उत्तल लेंस भी लगा होता है। इस उत्तल लेंस से, है ना,
इस उत्तल लेंस को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, देखिए उसको घुमाया जाता है ना, जो दूरदर्शी होती है उसको घुमा करके सेट करके बढ़िया से देखते हैं, तो इसको इस प्रकार से सेट करते हैं, व्यवस्थित करते हैं कि इस लेंस की फोकस दूरी जितनी है उससे कम दूरी पर ये आ जाए। ठीक, तो जब फोकस दूरी से कम दूरी पर वस्तु रखी जाती है उत्तल लेंस में भैया, ये चीज़ें हम जो है एक बार पढ़ा चुके हैं, फिर से पढ़ाएंगे। तो फोकस दूरी और लेंस के बीच में जब वस्तु होती है ना, तो इसका प्रतिबिंब आभासी सीधा और बड़ा बन जाता है। आभासी सीधा बड़ा बन जाता है, यानी वस्तु की ओर ही बन जाता है। तो वस्तु की ओर ही बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है, जिसे बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है, जिसे आसानी से देखा जा सकता है। दूर से आने वाला प्रकाश जो है यहाँ से अवतल दर्पण से परावर्तित होता है और केंद्रित होता है। यहाँ से समतल दर्पण लगा होता है 45 अंश के कोण पर, ये परावर्तित होता है, यहाँ प्रतिबिंब बनता है। ये बना प्रतिबिंब उत्तल लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। फिर इसी उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारी आंखों के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप याद रखिए कि दूरदर्शी में क्या अवतल दर्पण लगा होता है और साथ में उत्तल लेंस भी लगा होता है। तो यदि बात करें कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो आप लिख सकते हो कि दूरदर्शी अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो आप लिख सकते हो कहाँ पे, दूरदर्शी में होता है। और हमने क्या देखा, अवतल दर्पण का उपयोग दूरदर्शी में होता है और क्या सोलर सेल में होता है। अवतल दर्पण का उपयोग जो है क्या होता है कि ये जांच करते समय है ना, दांत, आंख, कान, नाक की जांच करते समय जो दर्पण का प्रयोग, जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं वो अवतल दर्पण होता है। और दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है ना, दाढ़ी बनाने में चेहरे को देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आप लिख सकते हो ये सर्च लाइट जो होती हैं, सर्च लाइट जो होती हैं, और जो वाहन होते हैं, वाहन के साइड मिरर नहीं, फ्रंट पर जो लाइट लगी होती है, फ्रंट पर जो लाइट लगी होती है उस लाइट में क्या होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। और जो साइड मिरर होता है वाहन का वो उत्तल दर्पण होता है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप जो है बताएंगे, ये होमवर्क है आपके लिए, है ना। होमवर्क क्या अभी बताइए, है ना। यदि आपने अच्छे से देखा होगा तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये वाला बताइए, ये जो साइड मिरर ये लगा हुआ है, ये उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है? जो दर्पण ये वाला है ना, पीछे से आ रहा है, यहाँ पे कोई लड़का ये देख रहा है, ये लड़की यहाँ से देख रही है इसको, ठीक है। ये दोनों देखने के लिए जो साइड मिरर लगाए हुए हैं वो कौन सा मिरर है? ये दोनों दोनों में सेम है। आपको बताना है कि ये कौन सा दर्पण लगा हुआ है, इसमें इसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ है, बताओ कौन सा दर्पण लगा हुआ है भाई, यहाँ पे कौन सा दर्पण लगा हुआ है, आप बताएं जल्दी से। इनमें कौन सा दर्पण लगा हुआ है भाई, इन दोनों में? अरे यार कितनी बार बताएं, क्या लगा है? उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि कितनी भी बड़ी वस्तु हो उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा बन जाता है, छोटा और सीधा बनता है, छोटा भी बनता है और सीधा भी बनता है, इसलिए क्या लगेगा यहाँ पे, उत्तल दर्पण लगेगा। क्या लगेगा? उत्तल दर्पण। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। ये वाला तो बताइए, इसको तो बता ही लोगे, ठीक है। दांत की जांच करते समय इनको देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग किया जा रहा है, हाँ बिल्कुल, अरे यार अवतल दर्पण। आस्था जी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपका। बाबू सुनो, जो साइड मिरर होता है वो उत्तल दर्पण होता है, और जो साइड मिरर जो होता है वो उत्तल दर्पण ही होता है, हमेशा याद रखिए। क्यों? क्योंकि कितनी भी बड़ी वस्तु हो उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनता है, सीधा भी बनता है, छोटा और सीधा बनता है, इसलिए लगेगा उत्तल दर्पण। क्लियर? बहुत बढ़िया। और ये देखिए, अत्यंत छोटी वस्तुओं को देखना, बहुत छोटी वस्तु देखनी है, छोटी वस्तु देखनी तो उत्तल दर्पण तो लगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनता है, उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब छोटा ही बनता है। तो छोटी वस्तु को देखना है तो जिससे प्रतिबिंब बड़ा बनता है वो वाला दर्पण लगेगा। कौन सा दर्पण? बताइए।
इसमें कौन सा दर्पण लगेगा? यहाँ पे लगेगा अवतल दर्पण, यहाँ लगेगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का काम क्या है, एक बार फिर से याद दिलाएं। अवतल दर्पण का काम क्या है? ये अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है। ठीक है, बड़ा कब बनता है? जब वक्रता केंद्र और दर्पण के बीच में कहीं भी वस्तु हो तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है। वक्रता केंद्र पर रख देंगे तो वस्तु के आकार का बनेगा, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर बने रखेंगे तो छोटा बनेगा। ठीक, हाँ। और आभासी प्रतिबिंब इसमें कब बनता है? जब फोकस और दर्पण के बीच में वस्तु होती है तब आभासी बन जाता है। तो ये कंडीशन आपको अच्छे से याद रखना है। बात समझ में आई है ना? चलिए, तो इसके बाद अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या? अपवर्तन के बारे में, है ना? अपवर्तन और लेंस से रिलेटेड चीज़ें। तो देखिए, दर्पण से रिलेटेड हमने समझा, दोनों को तुलना करके एक बार फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे देखिए, दर्पण की बात करें और इधर हम लिखेंगे लेंस के लिए। ठीक है, तो दर्पण के लिए जो है फार्मूला अभी हमने देखा, 1/f बराबर 1/v और प्लस में 1/u। ठीक, और यफ बराबर क्या? r/2। और फिर देखा यम बराबर I/o और ये बराबर -v/u। ये हमने देखा। अब वहीं लेंस के लिए यदि फार्मूला देखें तो यहाँ पे आता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और ये आता है यफ बराबर r/2, और ये आता है यम बराबर I/o और यही बराबर v/u। ठीक है, देखिए अंतर क्या है? देखिए अंतर क्या है दोनों में। दर्पण के लिए जो है, दर्पण के लिए ये जो है ये प्लस में है, तो यहाँ पे क्या है? ये माइनस में है। बात समझ में आई? ठीक है, दर्पण के लिए जो प्लस में है यही यहाँ पे माइनस में है। और फिर दर्पण के लिए देखिए, यहाँ पे माइनस में लिखेंगे, दर्पण पे यहाँ में माइनस लिखेंगे और लेंस में यहाँ प्लस लिखेंगे। दोनों का उल्टा है थोड़ा सा कहानी। ठीक, लेंस में ये वाला प्लस है, सॉरी, दर्पण में यफ वाले इस वाले सूत्र में प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, और दर्पण में यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है। देखिए, माइनस प्लस, प्लस माइनस, थोड़ा सा अंतर। और ये वाला फार्मूला तो दोनों में सेम है, ये वाला तो दोनों में सेम है। ठीक, चलिए अब चिन्ह का नियम भी दोनों में देख लेते हैं एक बार में। दोनों में चिन्ह का नियम भी देख लेते हैं फटाक से। चिन्ह का नियम कैसे देखेंगे? ऐसे देखेंगे भैया, हाँ, यहाँ पे लिख देते हैं दर्पण, यहाँ लिख देते हैं दर्पण और यहाँ लिख देते हैं लेंस। ठीक, चलिए इंग्लिश भी लिख देते हैं, मिरर, और ये हो गया लेंस। चलिए, जो दोनों के लिए यूज होगा उसको बीच में लिख दे रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए v आप जान रहे हो, सॉरी u जान रहे हो, u वस्तु की दूरी है तो ये हमेशा ऋणात्मक होगी दोनों के लिए। ठीक, और यफ का मान यानी फोकस दूरी जिसको कहते हो, ये उत्तल के लिए प्लस और अवतल के लिए माइनस होता है हमेशा, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। चाहे लेंस के लिए यूज करें या फिर दर्पण के लिए यूज करें, दोनों के लिए सेम होता है। और रही बात वी आई और यम का मान, वी आई और यम का मान, ये देखेंगे हम लेंस के लिए। ध्यान दीजिएगा, लेंस के लिए इतना सटीक आसान तरीके से कोई नहीं बताएगा आपको, ध्यान से समझ लो। ठीक है, वी आई और यम का मान यदि लेंस में बन रहा है, चाहे लेंस में हो या फिर दर्पण में हो, याद रखिएगा क्या समानता, पहले फिर से देख दे रहे हैं। तो जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा ना, जब भी प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा तो वो उल्टा होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, आभासी होगा
तो सीधा होगा। क्लियर? अच्छा, ये समानता इसमें भी है, दर्पण में भी यही है। ठीक, क्या है कि जब भी वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, आभासी होगा तो सीधा होगा। देख रहे हैं कोई अंतर, कोई डिफरेंस नहीं, सारी समानताएं हैं। अब अंतर कहाँ पे आता है वो देखेंगे। यदि दर्पण की बात करें तो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब सामने बनता है, ठीक है। आभासी सीधा प्रतिबिंब इसमें पीछे बनता है। और लेंस में वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब जो है वो बनता है पीछे, आभासी सीधा ये बनता है सामने। यही अंतर है दोनों में, यही अंतर है भैया। ठीक, यही अंतर है। अब इतने अंतर के कारण ये प्लस माइनस बदल जाएगा। तो जो भी सामने रहता है सबको पता है, सामने जो होता है वो क्या होता है, माइनस में। सामने वाला ये माइनस में होगा और पीछे वाला प्लस में होगा। सामने वाला क्या होगा, माइनस में होगा। सामने वाला माइनस में होगा और पीछे वाला प्लस में होगा। ठीक है। अब देखिए भैया, अगर बात करें वी आई और यम का मान, तो ये दर्पण के लिए तो वी आई यम सबके लिए सेम हो जाता है, सबके लिए सेम हो जाता है ना। लेकिन लेंस के लिए आई और यम थोड़ा सा अलग हो जाएगा भैया। लेंस के लिए आई यम इतना ये अलग हो जाएगा क्या, कि जब ये सीधा बनेगा ना, जब ये सीधा बनेगा तो इसको धन में लिखेंगे, और जब उल्टा बनेगा तो इसको ऋण में लिखेंगे बाबू। ठीक, यहाँ तो सीधा बन रहा था तो सामने था माइनस था, ठीक है चल गया। लेकिन लेंस में क्या होगा, आई और यम का मान यदि सीधा बने, आई और यम का क्या, ऐसे भी कर लीजिए आप, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। आई और यम का एक बार और बना दे रहे हैं, दोनों के लिए सेम हो जाएगा ना, चाहे दर्पण हो या फिर लेंस हो, सबके लिए यही बात कि जब भी सीधा बनेगा तो धनात्मक होगा, सीधा बनेगा तो धनात्मक और उल्टा बनेगा तो ऋणात्मक, ये बात है। सीधा बनेगा तो धनात्मक, उल्टा बनेगा तो ऋणात्मक। कोई डाउट बताइए? सारी चीजें समझ में आ गई? ये बात आप याद रखेंगे हमेशा, चाहे दर्पण हो या फिर लेंस हो, कोई भी दर्पण हो कोई भी लेंस हो, यम और आई का मान हमेशा सीधा बने, जब भी सीधा बनेगा धनात्मक होगा, जब भी उल्टा बनेगा तो वो ऋणात्मक हो जाएगा। समझ में आया? बोलिए जल्दी से। चलिए आज की क्लास बाबू यहीं पे रोकते हैं।